एक माँ 7 बच्चे को पाल सकती है, बट 7 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। आज के टाइम पे मतलब सबको ऐसा लगता है कि बस लड़के ही अपने माँ बाप को नहीं रखते। अभी रिसेंटली जब हम ओल्ड एज होम में गए थे, तभी एक दादी 5 लड़कियां 2 लड़के, बट 7 बच्चों में से कोई भी अपनी माँ को रखना नहीं चाहता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी उदय सर की कि वो मुझे जानते थे बट मेरी टीम को नहीं जानते थे कि मेरी टीम के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने नाम सुना था कि भाई आफरीन करके है, वो उनका एक टीम है। वाई कट्टा या वाई Yes. चषक बोलते हैं। Yes. मैंने उसके बारे में बहुत लोगों से सुना कि वहाँ पे आफरीन और आफरीन का टीम का परफॉर्मेंस बहुत फैबुलस था। वाई कट्टा तो ऑब्वियसली हर एक प्लेयर का ड्रीम रहता है कि वाई कट्टा खेले और वाई कट्टा जीते। राइट। तो ये बार हमने ओमकार मलाट की टीम से खेला था। तो हेमंत सर करके थे, उन्होंने हमें एक ऑफ़र किया था कि आप ओमकार मलाट टीम से खेलोगे। तो उन्होंने ब्लाइंडली मेरे पे ट्रस्ट किया कि भाई तुम खेलो, तुम स्क्वाड बनाओ। तो उनके वजह से हम ओमकार मलाड में खेले और हमने फाइनल मारा। तो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपने सोशल वर्क के काम से बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है और वो सोशल वर्कर के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। तो आज हम उनसे जानते हैं उनकी लाइफ की जर्नी और उन्होंने सोशल वर्क में क्या क्या काम किए। एक्शन। तो आफरीन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो पहले आप हमारे जो व्यूवर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताओ और आप क्या करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया पॉडकास्ट के लिए। इट मीन्स अ लॉट। सो मैं एक क्रिकेटर हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ सोशल वर्कर। ओके, तो सोशल वर्क का ये काम, तो ये मतलब आपके माइंड में कैसे आया कि नहीं मुझे ये शुरू करना है और कहाँ से स्टार्ट किया आपने। सोशल वर्क का जब एकदम स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था, तभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। लोगों के जॉब चले गए थे, लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे कोविड के वजह से, कोई घर के बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो क्या हो गया कि सब लोग ने व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया था अलग अलग स्टेट का, जैसे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ये सब। तो मैं धीरे धीरे सारे ग्रुप्स में ऐड होते गई कि भाई क्या चल रहा है, अगर मैं अपने एंड से कुछ हेल्प कर पाऊँ तो ओके। करूँ। तो मैं सारे स्टेट्स के ग्रुप में ऐड होते गए। फिर वहाँ पे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते गए, ब्लड के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, राशन किट, बिकॉज बहुत लोगों के काम छूट गए थे। हाँ। तो मतलब जो रोज कमा के खाने वाला इंसान है, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि ऑप्शन वो नहीं है। क्या करेगा। तो एज अ फीमेल आपको सोशल वर्क करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। एज अ फीमेल ऐसे बहुत सारी जगह होती है जो बहुत अंदर अंदर होती है। मतलब अगर ओके। आपको अंदर भी जाना है तो आपके पास कुछ व्हीकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको चल के जाना पड़ता है। यही आपके पास एक ऑप्शन रहता है। ओके। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कभी भी मैसेज करते हैं कि हम ये इवेंट ये जगह करने वाले, तो लोगों को क्या रहता है कि अगर नियर बाय इवेंट रहेगा तो ही हम आएंगे, अगर दूर रहेगा तो फिर हम नहीं आएंगे। बिकॉज क्या होता है कि ट्रैवलिंग में टाइम चले जाता है। अगर आप कोई भी हम सोशल इवेंट करते हैं, ओके, तो वो 1-2 घंटे का काम नहीं होता है। अगर आप वीडियो देखोगे बेसिकली, तो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का 1 वीडियो मिनट्स आपको का। शो होता है। तो लोगों को क्या दिखता है, अच्छा ये तो गए थे, मतलब इन्होंने सिर्फ खाना खिलाया रहेगा, गिफ्ट्स दिया रहेगा, डांस किया रहेगा, मस्ती मजाक करके आ गए, आ एक गए। दो घंटे का ही काम है। बट उसके पीछे की जो भी मेहनत है, जो हम सुबह से निकलते, कितना छोटा भी क्यों ना इवेंट हो, वो सुबह भी निकलेंगे तो हमें घर पे आते आते 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरा यही है कि अगर किसी को भी अगर ज्वाइन करना है आशय, तो हाँ। अगर कितना भी दूर हो इवेंट, तो वो आए। ऐसे नहीं कि अगर नज़दीक है तो ही मैं जाऊंगी या जाऊंगा, अगर दूर भी है तो उनको आना चाहिए। बिकॉज अभी मैं एक फीमेल हूँ, हमारे आशय में की टीम में मोस्टली सारे फीमेल्स ही है। फीमेल्स हैं। बॉयज़ में सिर्फ दो दो जन ही है जो बॉयज़ है। तो वो भी कैसे वर्किंग होते हैं, कभी आ सकते, नहीं आ सकते। तो कभी हमें एकदम अंदर विलेज में कोई भी इवेंट करना रहता है तो तभी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हम होते फीमेल्स। तो बहुत बार कोई मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ हाँ। को। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर और भी बॉयज़ आशाएं को ज्वाइन करें तो इट वुड बी मच बेटर। ओके। और सेकेंडली जब भी कुछ भी ब्लड रिक्वायरमेंट का आता है, तो बहुत बार क्या होता है कि ग्रुप्स में
जैसे मैं अभी सारे ग्रुप्स में हूँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे देखोगे तो मेरे पास 50+ व्हाट्सएप ग्रुप है। ओके। उसमें से 40-45 तो सारे ब्लड के ही है, जितने भी अलग अलग स्टेट्स है सबका ब्लड ग्रुप है। तो क्या होता है, कभी कुछ भी ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है तो हम कैसे स्टोरी डाल देते हैं या व्हाट्सएप पे डाल व्हाट्सएप पे देते हैं। डाल देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर कर मतलब वो ये नहीं समझते कि किसी की जान जा सकती है, तो वो हम चीज़ शेयर करें, या ग्रुप कितना ही टाइम लगता है हमें शेयर करने के लिए। तो बाकी चीज़ें जैसे हम कुछ भी कोई सेलिब्रिटीज का रहता है तो लोग तुरंत शेयर शेयर करते, करते हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कैप्शन डालेंगे, बट डालेंगे। यही चीज़ में कोई जल्दी लोग इनिशिएटिव नहीं इनिशिएटिव लेते नहीं लेते। कि किसी को ब्लड है तो हम हेल्प करें या रीच आउट करें कुछ ना कुछ से। तो ओके। यही चीज़ है जो लोग नहीं आते। फिर उसके बाद जो भी हमारे इवेंट्स रहते हैं, हम्म। तो बहुत बार क्या होता है कि फंड्स नहीं पहुंच पाते। तो ये सब है चैलेंजेस जो फेस करनी पड़ती है। ओके, तो आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बचपन से ही लोगों की मदद करना अच्छा लगता था? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ही इतने हेल्पिंग हैंड है कि कभी भी ऐसा लगा कि किसी को मदद चाहिए तो दे विल बी द फर्स्ट पर्सन उनको मदद करने के लिए। और वो ओके। मुझे खुद ये बोलते हैं कि अगर तुझे लगता है कि किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो तुझे जाना चाहिए, चाहे वो तेरे दुश्मन भी क्यों ना हो। ओके। तो ये मदद होनी ही चाहिए, किधर भी लगे। अगर तुझसे नहीं भी हो पा रहा है तो तू आके हमें बता या कुछ भी कर, बट वो इंसान की मदद होनी चाहिए। तो वही मेरा इंस्पिरेशन है कि मेरे पेरेंट्स के वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, इतना अच्छा काम कर रही हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। ओके, तो सोशल वर्क आप कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक का क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो एज अ टीम एक साथ आना बहुत बड़ा चैलेंज रहा, बिकॉज वीकडेज में सब लोग वर्किंग रहते हैं, मेरे ओके। जितने भी टीम वाले, मैं खुद एक वर्किंग हूँ। वीकेंड्स को उनका छुट्टी रहता है तो मेरे मैचेस रहते हैं। मैचेस रहता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर इवेंट करना है तो मैं काम से छुट्टी लूँ या मैं मैचेस स्किप करूँ। तो ओके। ये बहुत बड़ा एक्चुअली चैलेंज रहता है। चैलेंजेस। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट रहते हैं तो मुझे मेरे मैचेस स्किप करने पड़ते हैं, या अगर मैं वर्किंग हूँ तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अब तक मैंने फेस किया है एज अ ओके। टीम सबको आने के लिए। ओके, तो जो भी हमारा ये यंग यूथ है, जो भी हम्म। हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम्म। तो उन लोगों को आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो बस मैं यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप को अच्छे से रखो, उन्हें खुश रखो। बिकॉज आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि सबको ऐसा लगता है कि बस पैसा ही सब कुछ है। माँ बाप क्या है, वो तो रह गए, कुछ पैसा भेज देंगे चलेगा। बट ऐसा नहीं होता है, माँ बाप को पैसों की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप को आपका प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को स्पेंड करने चाहिए। को चाहिए। और काफ़ी यूथ रहते हैं जो अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसे कितने इंसिडेंट है जब हम ओल्ड एज होम में जाते हैं तो आज के टाइम पे मतलब सबको ऐसा लगता है कि बस लड़के ही अपने माँ बाप को नहीं रखते, बट लड़कियां भी है जो अपने माँ बाप को नहीं रखती है। अभी रिसेंटली जब हम ओल्ड एज होम में गए थे तभी एक दादी, उनको 5 लड़कियां 2 लड़के, ओके। बट 7 बच्चों में से कोई भी अपनी माँ को रखना नहीं चाहता है। तो ये चीज़ बहुत मतलब, तभी हमने उनको पूछा कि इनको क्या हो गया है, क्योंकि वो बेड पे ही सोए थे, ना उठ रहे थे, ना चल रहे थे, ना खा रहे थे, कुछ भी नहीं, उनको खाना खिलाना, उनका डायपर चेंज करना। तो तभी उन्होंने बताया कि इनके 7 बच्चे, बट कोई भी रखने को नहीं रखने चाह को रहा है। चाहिए। एक बार हम समझ सकते हैं कि चलो लड़का नहीं रख रहा है, बट 5 लड़की में से एक लड़की तो रख रख सकती है ना। सकती है। तो उन्होंने वो चीज़ मतलब रखा ही नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है कि यार मतलब एक माँ 7 बच्चे को पाल सकती है, बट 7 बच्चे एक माँ को नहीं पाल नहीं पाल सकते। सकते। तो ये काफ़ी मतलब इमोशनल चीज़ है। फिर अभी रिसेंट उसके पहले हम भी काफ़ी एक ओल्ड एज होम में गए थे, वहाँ पे क्या हो गया था कि कपल था जो ऑलरेडी मैरिड था। ओके। तो जो लड़की के माँ बाप थे, तो लड़की ने उसके हस्बैंड को बोला कि तू तेरे माँ बाप को आश्रम में छोड़ दे, ओके। और उसने खुद के माँ बाप को साथ में रखा। और तभी हम खुद आश्रम में हम लंच के लिए गए थे, तो हमने पूछा ऐसे, बिकॉज उनके साथ मेरा फैमिली जैसा बॉन्ड था। तो मैंने पूछा कि ये यहाँ पे क्यों है ऐसा। तो उन्होंने बताया कि जो लड़की नहीं चाहती कि लड़के के माँ बाप साथ में साथ में रहे, रहे। बट लड़की चाहती है कि वो उसके माँ बाप को साथ में रखे। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है कि भाई
अगर तुझे तेरे माँ बाप से प्यार है तो सामने वाले को भी वाले को उसके माँ बाप से प्यार है। तो ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। फिर बहुत बार क्या होता है कि ओल्ड एज होम में बाहर जाना अलाउड नहीं रहता है। आपको वहाँ पे ही रहना रहता है, उनको बाहर नहीं लेके जा सकते हो, आप कितना भी परमिशन लो नहीं जा सकते हो बाहर। तो क्या होता है कि बच्चे लोग छोड़ देते हैं माँ बाप को उधर ही, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बोले कि हम लोग एवरी मंथ आएंगे, जो भी कॉस्टिंग रहेगा हम देंगे, 30,000 40,000। तो फिर उनका आधार कार्ड वगैरह सब एड्रेस वगैरह डिटेल्स लिया जाता है कि कल कुछ हो तो उनको कॉल कर सकते हैं। सकते हैं। तो बाद में क्या होता है कि वो प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरे मम्मी डैडी को रखो, मैं एवरी मंथ आऊँगा। तो वो बोलते ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर दादा दादी को कुछ हो जाता है तो वो कॉल करते हैं घर पे कि आपकी मम्मी को ठीक नहीं है, वो आपको याद कर रहे हैं, आप एक बार आके मिल के जाओ। तो वो क्या करते, 2-3 महीना बराबर आएंगे, बराबर कॉल करेंगे। बट जैसे ही चौथा पांचवा महीना बैठ जाएगा तो वो ना कॉल उठाएंगे, सीधा फ़ोन बंद कर देंगे, ना आएंगे। तो क्या होता है कि वो अगर आपको यार हमें कोई एक रूम में ऐसे ही रख देगा तो ऑब्वियसली हम नहीं रह पाएंगे। तो क्या होता है कि वो अपने बच्चों के बारे में सोच सोच के मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अपने आप को हार्म करते, सर मारते दीवार को। तो उनको रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरा एक यही मैसेज है यार, कुछ भी हो जाए अपने माँ बाप को अच्छे से रखो। बाकी पैसा तो कभी भी कमा लोगे, बट माँ बाप है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करो, उनको खुश रखो, बस दैट्स इट। ओके, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समाज में बदलना चाहते हो अपने थ्रू? अपने थ्रू यही मैं बोलना चाहूँगी कि जिसको जो जिसका जो पैशन है वो करो, उसको फॉलो करो। ओके। और जितना हो सके अच्छा काम करो, बुरा चीज़ मत करो। आप जितना अच्छा करोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा, और तो कुछ नहीं। ओके, मुझे ना आप पहला एक ना ऐसा मोमेंट बताओ जो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, आप सोशल वर्क कर रहे हो तो वो अभी भी आपको याद है। सबसे इमोशनल मोमेंट तो ऐसे बहुत सारे, ओके। बट जो मेरे दिल के करीब है वो एक ही मोमेंट है। रात के बजे थे 11:30 और तभी मैं घर पे जा रही थी और इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था। तो साइड में मैंने देखा कि एक दादा बस सोए थे और उनके पास ना चद्दर थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं, और बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा था। तो मैंने बाइक साइड पे लगाया और देखा कि ये ऐसे क्यों सोए इतने बारिश में। फिर उनको तो पहले मैंने शेड में लाया कि क्या हुआ, ऐसे क्यों सोए। फिर उनसे बात किया तो पता चला कि उनका कोई है नहीं फैमिली मेम्बर्स, उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर बात हुआ, उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप रात भर यहाँ पे रहना, यहाँ से किधर जाना मत। ओके। मैं सुबह आके आपको आश्रम में अच्छी जगह रखूँगी जहाँ पे आपको 3 टाइम का खाना पीना सब मिलेगा और आप एटलीस्ट सेफ रहोगे। तो बोले ठीक है। फिर मैं घर पे गई तो पूरी रात मैं खुद सो नहीं पाई। सोने भाई। मुझे यही टेंशन था कि वो किधर चले ना जाए, अगर वो चले गए तो उनको ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। बट टचवुड वो उठे नहीं वहाँ से। सुबह 5 बजे मैं उनके पास गई, उनको नाश्ता दिया, उनके कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर जब आप किसी को भी रेस्क्यू करते हैं तो पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करता है, उसके बिना जो भी मिसिंग रहते हैं उनको रखते नहीं है। रखते नहीं है। तो उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई। तो वहाँ पे मुझे 2-3 घंटा वेट करना पड़ा, बिकॉज पुलिस का ड्यूटी चेंज होता है सुबह का रात का। तो पुलिस ने मेरा पूरा वेरिफिकेशन लिया कि ये कहाँ से मिले, क्या प्रॉब्लम है। फिर उनका वेरिफिकेशन हुआ सब कुछ। फिर दोपहर तक हम पुलिस स्टेशन में ही थे, मैं और दादा। फिर उनको खाना वगैरह खिलाया, थोड़ा बात किया। तो वो भी खुद इतने इमोशनल हो गए थे कि कोई तो है जो मुझे एक अच्छी जगह रखेगा। उसके बाद पुलिस खुद मेरे साथ आया। चेंबूर में एक ग्रेस फाउंडेशन करके है, तो वहाँ पे जितने भी मिसिंग हो गए या किसी को भी घर से बेघर कर देते तो वहाँ पे वो रखते। उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, फिर पुलिस खुद मेरे साथ आई दादा को वहाँ पे आश्रम में छोड़ने के लिए। तो तभी भी मतलब इतना इमोशनल मोमेंट था कि यार मतलब कुछ तो अच्छा किया लाइफ में, यही चीज़ अच्छी की है। तो अभी भी वो वहाँ पे ही है, तो कभी बीच बीच में मैं खुद उनको कॉल करते रहती हूँ कि कैसे हो, क्या है। तो अभी वो अच्छे हैं, सेफ है। तो मतलब अगर मैं उनके बारे में आज भी सोचती हूँ तो मुझे खुद को रोना आ जाता है। बट ठीक है, यही लाइफ है यार। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी आप बात कर रहे हो तो मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ।
ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि लोगों को गलत फहमी क्या है एनजीओ को लेके? गलत फहमी मतलब अगर आज आज के टाइम पे अगर आप किसी को भी बोलोगे कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं या हाँ। ऐसा कुछ, तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई ये तो पैसा कमा रहा है। ओके। तो देखो, कुछ कुछ सोशल वर्कर्स रह गए जो कमाते रह गए, बट कुछ कुछ है जो जेन्युइन है, जो दिल से काम करते। तो यही एक गलत फहमी मुझे सब मतलब एक यही मैसेज पहुंचाना है कि जब तक आप पर्सनली किसी को जानते नहीं हो, तो ये मतलब आप इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हो कि ये एनजीओ पैसे कमा रहा है या क्या कर रहा है। अंदर की क्या बात है आपको पता नहीं है, बिकॉज जो एक सोशल वर्कर रहता है वो उसको ही पता है कि वो क्या कर रहा है। ओके, तो कभी आपके एनजीओ को फंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? ऐसे फंड्स के रिलेटेड तो बहुत बार प्रॉब्लम होता है, बिकॉज देखो अगर आपके पास फंड्स ही नहीं रहेगा तो आप सोशल वर्क कर ही नहीं कर ही नहीं पाओगे। सकते, सोशल राइट? वर्क का मतलब क्या होता है कि आपको किसी की मदद करनी है। अगर आपके पास ही पैसे नहीं रहेंगे तो आप किसी की मदद ही नहीं कर पाओगे। तो मैं यही मैसेज आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी देना चाहूँगी कि अगर कोई भी अगर आपको फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं करना है तो आप खुद आओ, आपके हाथों से मदद करो। तो मेरा ओके। यही है कि मेन फाइनेंस ही होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग अटकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं। अभी आपने कहा कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोग आए, ज्वाइंट हो, तो आप एक काम कीजिए। पहले तो आप आपके एनजीओ का नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को, और जिसको भी मदद करनी है या किसी को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना है, तो वो कैसे आपसे ज्वाइंट हुए, तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन दे दीजिए थोड़ा। इंस्टा पे हमारा एक आईडी है आशाएं करके। मेरा कांटेक्ट नंबर भी बायो पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टा पे भी हमारा एक ब्रॉडकास्ट का एक चैनल है, तो वहाँ पे आप ऐड हो जाओगे। या तो अगर आप कंटिन्यू एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, तो मैं आपको आशाएं के ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी। ओके, तो गाइज़ ये जो भी डिटेल्स है मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग भी आशाएं ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे टीम मेंबर बनिए आशाएं के। तो आपके एनजीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक क्या है? एनजीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट 2022 एंड 2023 में मुझे दुर्गा स्वरूप फाउंडेशन से अवार्ड मिला था सोशल ओके। वर्क का। तो उन्होंने स्पेशली मुझे लखनऊ बुलाया था वो अवार्ड के लिए, तो 2 साल बैक टू बैक मुझे वो अवार्ड मिला था। उसके बाद अभी रिसेंटली मुझे यंगेस्ट महाराष्ट्रन सोशल वर्क का भी अवार्ड मिला था। वाह, तो नाइस। ये 3 चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, तो जो भी वॉलेंटियर्स रहते हैं उनके लिए क्या रोल रहते हैं एनजीओ में काम करने के लिए? जो भी वॉलंटियर्स रहते हैं उनका रोल यही रहता है कि किधर भी कुछ भी अगर हेल्प लगता है तो वो आए हेल्प करे। आज के टाइम पे अभी काफ़ी कॉल्स मुझे आते हैं कि अगर मैं वॉलंटियर्स के लिए आ रही हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ट्रैवलिंग ओके। मिलेगा क्या, दिन का मिलेगा क्या। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप आ रहे हो तो ये मोटिव में मत आओ कि आपको पैसा कितना मिलेगा। आप ये इंटेंशन से आओ कि आप सामने वाले की मदद कैसे करना चाहोगे। ओके। तो मेरा यही मैसेज है कि आप आओ, लोगों की मदद करो। आप एक बार किसी की मदद करना चालू करोगे, फिर वो एक हैबिट हो जाता है कि नहीं मुझे मदद करनी है। अभी ओके। जैसे मैं एडिक्टेड हूँ कि मुझे मदद करना है, मतलब करना ही है। अगर मैं वीक में 2-3 इवेंट अगर नहीं करूँगी सोशल वर्क का तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे वो चीज़ की आदत लग गई है। तो मेरा यही है कि आप आओ, मदद करो और खुशियाँ फैलाओ। ओके, तो अगर कोई यंग यूथ है जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है सोशल वर्क के लिए? ऐसा ही नहीं कि आपकी एनजीओ के लिए, बट बाकी के एनजीओ के लिए भी। देखो, यूथ जिसको भी मदद करना है वो कर सकता है। काफ़ी लोग को क्या लगता है कि अगर मैं किधर किसी की मदद करना चाहती हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ? ऐसा लगेगा कि मैं खाली हाथ आई, मैं कुछ हेल्प ही नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप आओ। टाइम देना बहुत बड़ी बात है। पैसा हर कोई दे देता है, पैसा 1 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाता है, बट आपको खुद आके टाइम देना वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो टाइम इज़ मस्ट। ओके, तो एनजीओ से आपके एनजीओ के थ्रू अगर आप एक मैसेज लोगों को देना चाहोगे तो क्या हुँ। दोगे आप? मैसेज तो यही रहेगा कि सबसे पहले खुद में एक इंसानियत लाओ। जिधर भी हो सके कि आप मदद कर सकते हो तो आप मदद करो, और खुशियाँ फैलाओ जितना हो सके उतना। और पर्सनल ग्रजेस मत रखो, क्योंकि बहुत बार होता है कि किसी को मदद लगता है बट वो इंसान बोलता है अरे मेरा तो उसके साथ क्रॉस है तो मैं क्यों जाऊँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो Okay. बस यही एक मैसेज है। ओके, तो आफरीन एक सोशल वर्कर के साथ साथ एक बेहतरीन क्रिकेटर भी है। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सोशल वर्क से मूव ऑन होते हैं और आपकी क्रिकेटिंग जर्नी पे आते हैं। ओके, तो पहले तो आप मुझे बताओ, आपने क्रिकेट कब स्टार्ट किया और किसको देख के आप इंस्पायर हुए? क्रिकेट तो जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक अराउंड 5-6 इयर्स, तो तभी से मैंने बैट पकड़ना और बैटिंग करना चालू कर दिया था। तो जब भी मैंने बैट पकड़ा तब यही हो गया था कि बस अभी रोज यही गेम खेलना है। ओके, तो यही चीज़ मुझे था कि बस क्रिकेट ही करना है अभी। आपकी एकेडमी है कोई या आप कहीं पे ट्रेनिंग देने चाहते हो? एकेडमी मेरी है, फियरलेस ऑन पिच, इंस्टाग्राम पे भी है। तो ओके। दिस इज़ बेसिकली जो भी वुमेन्स है, जो 50+ है, 60+ है, तो उनका मेरा कोचिंग चलते रहता है। ओके, तो ये एकेडमी कहाँ पे है आपकी, लोकेटेड कहाँ पे है? सैटरडे संडे हाँ। थाने में होता है, 7 ओके। to 9, फोर्स फील्ड टफ में। ओके, तो अभी ना वाई कट्टा या वाई यस, चषक बोलते हैं, यस। मैंने उसके बारे में बहुत लोगों से सुना कि वहाँ पे आफरीन और आफरीन का टीम का परफॉर्मेंस बहुत फैबुलस था। तो उस टूर्नामेंट के कुछ मूवमेंट बताओ हमें। वाई कट्टा तो ऑब्वियसली हर एक प्लेयर का ड्रीम रहता है कि वाई कट्टा खेले और वाई कट्टा जीते। राइट। तो ये बार हमने ओमकार मलाट की टीम से खेला था। तो हेमंत सर करके थे, उन्होंने हमें एक ऑफ़र किया था कि आप ओमकार मलाट टीम से खेलोगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी उदय सर की कि वो मुझे जानते थे बट मेरी टीम को नहीं जानते थे कि मेरी टीम के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने नाम सुना था कि भाई आफरीन करके है, वो उनका एक टीम है। तो उन्होंने ब्लाइंडली मेरे पे ट्रस्ट किया कि भाई तुम खेलो, तुम स्क्वाड बनाओ। ओके। तो उनके वजह से हम ओमकार मलाड में खेले और हमने फाइनल मारा। तो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। ओके, उस पूरे टूर्नामेंट में आपका कोई ऐसा मूवमेंट बताओ जहाँ पे आपने बोलते ना टीम हारने वाली थी बट आपकी बॉलिंग या आपकी बैटिंग से आपने टीम को मैच वन साइडेडली जिता दिया। ऐसे तो सारे मैचेस हमारे अच्छे हुए थे, सिर्फ मेरा एक परफॉर्मेंस नहीं, सारे प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस था। बट मैं यहाँ पे स्पेशली एक प्लेयर का मेंशन करना चाहूँगी। हमारा सेमीफाइनल का मैच था एंड स्कोर ऑलमोस्ट रन बॉल था, मतलब इजीली था कि हम ये मैच आराम से जीत ही जाएंगे। ओके। बट वो मैच इतना मतलब कट टू कट गले तक आ गया मैच की, मैच सीधा 2 बॉल 5 पे आ गया। तो एक विकेट गया। तो मेरे बाजू में कोमल सावड़कर करके, वो वन ऑफ द फिनिशर है, मतलब 6 बॉल में अगर 30 भी चाहिए तो वो आके मैच ख़त्म करेगी। ओके। तो उसने मुझे सीधा बोला, अरे भाई मैं जाऊँ क्या? तो मैं, वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। मैं बोले Okay. ठीक है तू जा, बिकॉज मुझे पता था कि अगर 6 बॉल 6 छक्के भी चाहिए तो भी वो मारेगी। तो बैट उठाया गई, जाके उसने सीधा चौका मार दिया और उसने मैच जिताया उस सेमीफाइनल का। ओके, तो आप मुंबई में बहुत सारे ग्राउंड हैं, तो सबका कोई ना कोई फेवरेट ग्राउंड रहता है, फेवरेट टूर्नामेंट रहता है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है अभी तक आप जहाँ पे क्रिकेट खेलो? फेवरेट ग्राउंड ऐसे तो वाई चषक का ही मेरा फेवरेट ग्राउंड है अब तक का। और अगर बात की जाए टर्फ की, तो ऐसे बहुत सारे टर्फ है जो मेरे फेवरेट है, बट स्पिन अरीना वन ऑफ माय फेवरेट टर्फ है। ओके। तो वहाँ पे मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा 150 तो बनता ही बनता है। तो स्पिन अरीना टर्फ मेरा फेवरेट है। ओके, तो एज अ फीमेल हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अभी तो ठीक है लड़कियों को सपोर्ट मिल रहा है, बट कभी आपको ऐसा हुआ किसी ने कहा कि अरे तू लड़की है, तू क्यों जा रही है क्रिकेट खेलने? कभी ऐसा रोक टोक किसी ने लगा है? ऐसा रोक टोक तो कभी किसी ने लगाया नहीं, बट बहुत बार अभी जैसे मैंने, मतलब मैं पहले सीजन क्रिकेट खेलती थी, फिर पॉलिटिक्स की वजह से, XYZ की वजह से फिर मैंने सीजन क्रिकेट छोड़ के मैं टेनिस क्रिकेट में आई। तो लोगों को रहते हैं, अरे तू तो इतना अच्छा खेलते तो सीजन क्रिकेट में ट्राई क्यों नहीं ट्राई किया? बट लोगों को ये नहीं पता कि उसके पीछे कितना मेहनत है, कितना पहचान है, कितना बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें सुन के कभी लगता है अरे यार अभी इनको समझाए भी तो क्या समझाए। तो ये चीज़ थोड़ा हर्ट करती है। घर से सपोर्ट था जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो? हाँ हाँ, घर से 200% सपोर्ट था और आज भी सपोर्ट है। तो आफरीन एक स्पोर्ट्स ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो हम आफरीन से जानते हैं उस स्पोर्ट्स ब्रांड का नाम क्या है। तो आफरीन, आप कौन से स्पोर्ट्स ब्रांड के एम्बेसडर हो? एक्चुअली मैं SSS श्री साई स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ओके, तो पहले तो मुझे ये बताओ, जब आपको ऑफर मिला
कि आपको हमारे स्पोर्ट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, कैसे फील हुआ आपको? एक्चुअली ट्रिपल एस के पहले मुझे टोटल स्पोर्ट्स से भी एक ऑफर आया था Okay. ब्रांड एम्बेसडर के लिए। तो तभी मेरा था कि ठीक है मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज ये बात आई थिंक सो कुछ 4-5 साल पहले की थी। तो तभी ब्रांड एम्बेसडर इतना कुछ नहीं था, मतलब अभी के टाइम में ब्रांड एम्बेसडर बोले तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने उनको होल्ड पे रखा था। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद मुझे मनोज सर का कॉल आया, मनोज जादव का, कि आफरीन तू ट्रिपल एस की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। तो मेरा Okay. उनके साथ बॉन्ड अच्छा था, तो मेरा था कि अभी इनको ना भी कैसे बोलूँ। और तभी ट्रिपल एस का मतलब इतना बड़ा भी नाम नहीं था, मतलब नाम सुना था मैंने बट ये नहीं पता था कि इतना बड़ा इतना ब्रांड बड़ा है। तो मैंने उनको बोला ठीक है सर बन जाऊंगी। Okay. उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर बनी। फिर आज ऐसा लगता है कि भाई जो डिसीजन लिया मैंने ट्रिपल एस के लिए वो बहुत सही लिया मैंने। और टचवुड आई एम सो हैप्पी कि मैं ट्रिपल एस की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और उन वो भी काफ़ी मेरे सोशल वर्क में हेल्प हेल्प करते हैं। करता है। तो यही है कि मैं खुश हूँ मैं ट्रिपल एस के साथ। और यही है कि अगर कोई भी ब्रांड एम्बेसडर अगर बने तो ट्रिपल एस का बने, मतलब वो ब्रांड सॉलिड है। मैच टाइम वाला। हाँ। ठीक है, ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं, उतना कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा रहेगा, फीमेल क्रिकेटर को क्या मैसेज दोगे? फीमेल मतलब इन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है, एक यंग फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन देख रही है हमारा पॉडकास्ट, तो उसको क्या मैसेज दोगे कि उससे क्रिकेट में कैसे आना चाहिए या क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? ओके ओके ब्रो, स्टार्ट ही है, चालू है ना? हाँ। चालू है। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई फीमेल व्यूअर क्रिकेटर हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है, तो उनको आप क्या क्या टिप्स दोगे कि अगर आपको भी क्रिकेट में आना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, लाइक कि क्या क्या ड्रिल्स करनी पड़ेगी, क्या क्या फिटनेस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें बताओ। सबसे पहले अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, पेशेंस, ये 3 चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज के टाइम पे सब लोग को कैसे तुरंत चाहिए, 2 दिन कुछ किया नहीं कि उनको तीसरे दिन चाहिए। और फिर वो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे मैंने इतना किया बट मुझे मिला नहीं। बट आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सही चीज़ें आपको सही वक्त पे मिलेगी। सो इट्स ऑल अबाउट कीप पेशेंस, गुड थिंग्स विल कम टू यू। ओके, थोड़ा रैपिड फायर करते हैं क्रिकेट के रिलेटेड। ओके, फेवरेट टीम आरसीबी या मुंबई इंडियंस? आरसीबी। ओके, फेवरेट कैप्टन रोहित शर्मा कि विराट कोहली? विराट कोहली। ओके, फेवरेट स्पिनर बॉलर शेन वॉर्न या अनिल कुंबले? शेन वॉर्न। फेवरेट विकेट कीपर एमएस धोनी या कुमारा संगकारा? एमएस धोनी। फेवरेट फास्टर बॉलर मिचेल स्टार्क या जहीर खान? मिचेल स्टार्क। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट क्रिकेटिंग ग्राउंड अपने वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, ओके, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कौन सा है? और वहां पे आपको खेलने का मौका दिया जाए तो आप किसके साथ ओपनिंग करोगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी? एमएस धोनी। ओके, फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड कौन सा रहेगा? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स। ओके, सो एंड करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज दोगे और हमारे यूट्यूब चैनल के लिए क्या मैसेज रहेगा? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि आपका चैनल को फॉलो कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी अपकमिंग सुपरस्टार्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आओ, आपकी बातें शेयर करो, तो लोगों को भी पता चलेगा कि आप बेसिकली क्या करते हो, तो आपके भी कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपको भी हेल्प होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू, आपने टाइम दिया। और इनके साथ और एक जन आया बट वो बिहाइंड द कैमरा है पीछे, जो देख रहे हैं हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। सो थैंक यू मैम, आप भी आए हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच गाइस, इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है, पहला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरी चीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दो, शेयर करो और प्यार करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारे पॉडकास्ट लेके आऊँगा। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।